हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पहली बार एक शॉर्ट फिल्म 2019 में रिलीज़ हुई सिसक, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं फरहाज आरिफ अंसारी, जो है इंडिया की पहली साइलेंट LGBTQIA लव स्टोरी। ये 120 फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई और इसने 59 इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते। सिसक मीन्स अ पेनफुल एंड साइलेंट क्राई। आपने सिसकियाँ शब्द तो सुना ही होगा। जब कोई चुपचाप खामोशी में रोता है तो उसे सिसकना कहते हैं। जब कोई बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा दर्द में है, वो रोना चाहता है पर रो नहीं रहा। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो रोए ना, पर फिर भी उसके बस से सब कुछ बाहर निकल जाए और एक हल्की सी आवाज सुनाई दे। वो होती है सिसक। शुरुआत T.S. एलियट की लिखी हुई 2 लाइनों से होती है, जिसका हिंदी अनुवाद है शब्द के भीतर शब्द, शब्द बोलने से असमर्थ। फिल्म देखने के बाद और सब कुछ समझने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसका अर्थ है कभी कभी हम जो बोल रहे होते हैं उसका मतलब वो नहीं होता जो हम बोल रहे हैं, उसके अंदर कुछ और ही मतलब छुपा हुआ होता है। और कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोलने के समय हम अपने बोलने की समर्था ही खो देते हैं, मानो हम गूंगे ही हो जाते हैं। हमें बोलना चाहिए पर हम बोलते नहीं। कभी इसकी वजह समाज होता है, कभी हमारी कोई मजबूरी या स्वार्थ, और कभी कभी तो बेवजह बेबुनियाद की कोई धारणा। रात का समय है, ट्रेन चल रही है, लोग अपने दिन भर के काम खत्म कर घर वापस लौट रहे हैं। ट्रेन के दरवाजे के पास एक लड़का खड़ा है। सीट पर पड़ी हुई है उसकी किताब, जिसके पन्ने हवा बदल रही है, जिसका अर्थ है कि इस लड़के की जिंदगी और किस्मत के पन्ने खुद ब खुद बदलते जा रहे हैं और इसके बस में नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है ये लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 20-22 साल होगी, जो थोड़ा निराश लग रहा है। हर बार की तरह स्टेशन आता है और ट्रेन रुकती है। कुछ लोग ट्रेन में चढ़ते हैं और जिनमें था ये भी व्यक्ति, जो ट्रेन में चढ़ते ही इधर उधर कुछ ढूंढने लग जाता है। जैसे ही इसकी नजर इस लड़के पर पड़ती है, वो चुपचाप जाकर एक खाली सीट पर बैठ जाता है। इस व्यक्ति की उम्र 30 के आसपास लगती है। थोड़ी देर के बाद लड़के का ध्यान भी उस आदमी की तरफ पड़ता है। दोनों की पल भर के लिए नजरें मिलती हैं और ये एक पल ही काफी था आदमी को लड़के के अंदर चल रहे तूफान को समझने के लिए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर एक दूसरे को नजरअंदाज करते हैं, और शायद ये रोज का सिलसिला है। दोनों समझते हैं कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं, पर आगे बढ़ पहल करने की हिम्मत दोनों में ही नहीं। लड़के को सर्द अकेलापन महसूस हो रहा है, उसे जरूरत है किसी के साथ की, पर दोनों फिर से एक बार एक दूसरे को नजरअंदाज कर देते हैं। लड़का जाकर सीट पर बैठ जाता है। आदमी असमंजस में पड़ा हुआ है और इसी असमंजस में वो अपने हाथ की अंगूठी को घुमाने लग जाता है। लड़का किताब खोलकर अपने चेहरे के सामने कर लेता है। किताब पढ़ने के बहाने वो नजरें चुराकर आदमी की तरफ देख रहा था। स्टेशन आता है, ट्रेन रुकती है, आदमी उठता है और चला जाता है। एक बार फिर से निराश होने के बाद जहाँ तक लड़के को वो आदमी जाते हुए नजर आता है, वो उसे जाते हुए देखता है। उस आदमी की नजरों से लड़के को जो स्नेह और साथ की गर्माहट मिल रही थी, उसके साथ साथ वो भी चली जाती है। लड़के को फिर से ठंड लग रही है, फिर से अकेलापन महसूस हो रहा है। लड़का खुद को संभालता है और उस स्टेशन को दूर जाते हुए देखने लग जाता है। ये शाम गुजर जाती है और एक और शाम आ जाती है। आदमी के हाथ में किताब है, दोनों फिर से दूर दूर बैठे हुए हैं। आदमी देख रहा है पर लड़का उसकी तरफ नहीं देख रहा। कोने वाली सीट पर बैठा हुआ लड़का अपनी सोचों में खोया हुआ बाहर की तरफ देख रहा है और अचानक से रोने लग जाता है। पर जैसे ही आदमी की तरफ उसकी नजरें पड़ती हैं, उसे एहसास होता है कि वो उसे देख रहा है। वो खुद को संभालता है, अपने आंसू पोंछ लेता है। चेहरे के सामने किताब कर कभी किताब तो कभी लड़के की तरफ वो आदमी देख रहा था। लड़का खुद को संवारता है, अपने कपड़े और बालों को संवारता है, पर जैसे ही उसकी दोबारा आदमी से नजरें टकराती हैं, उसके बस में नहीं रहता और पहले से भी ज्यादा वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। उसके रोने का एहसास केवल उस आदमी को था, किसी और को नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा था। आदमी एक टक लड़के की तरफ देखे जा रहा था, जैसे वो भी सब कुछ भूल चुका है। अचानक से लड़के के चेहरे के दुख के भाव गुस्से में बदल जाते हैं। आदमी लड़के के दर्द को महसूस कर पा रहा था, क्योंकि कभी न कभी वो भी इस दौर से गुजर चुका है। लड़का खुलकर आदमी की तरफ देखता है। आदमी की आंखों से भी आंसू छलक रहे थे।
दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को देखते हैं, दोनों की नजरें मिलती हैं और फिर से वो दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज कर देते हैं। आदमी उठता है और चला जाता है, पर पीछे किताब छोड़कर जाता है। आदमी दरवाजे के पास खड़ा हो लड़के की तरफ देखता है, पर लड़का उसे नजरअंदाज कर देता है। वो उसकी तरफ नहीं देखता। उसके जाने के बाद लड़का उठता है, उसकी सीट पर जाकर बैठता है, पर पहले वो उसके एहसास को महसूस करता है। लड़का किताब को सीने से लगाता है, उसकी महक लेता है और फिर किताब को पढ़ता है। और यहीं पर एक और शाम गुजर जाती है। आइए आगे बढ़ने से पहले इन दोनों शामों को समझ लेते हैं। पहली शाम कोई पहली शाम नहीं थी, वो इससे पहले भी कई बार दोहराई जा चुकी है। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बेबस है अपने जीवन और अपने शरीर में होने वाले इन बदलाव के कारण। वो एक ऐसे समाज का हिस्सा है जिसमें उसकी कोई परिभाषा ही नहीं। वो कौन है, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है और ये सब क्यों हो रहा है। उसे लड़के क्यों अच्छे लगते हैं, उसे लड़कों के प्रति आकर्षण क्यों महसूस होता है, किसी और को क्यों नहीं होता। लड़के को आदमी अच्छा लगता है, जिस तरह से वो आदमी उसकी तरफ देखता है लड़के को अच्छा लगता है। आदमी लड़के को अच्छे से समझता है, उसकी मुश्किलों को भी, क्योंकि वो भी इस सब से गुजर चुका है। और ये भी बात वो बहुत ही अच्छे से समझता है कि लड़का उसका साथ और सहारा चाहता है, वो देना चाहता है पर देता नहीं। दूसरी शाम लड़का उदास है, रो रहा है और उसका कारण है उसे फिर से एहसास दिलाया गया है कि वो अमाननीय है, अस्वीकार है, अजीब है, गलत है, उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। उसके जैसा जब कोई और नहीं है तो फिर वो क्यों है। और लड़के के साथ ये भी शायद पहली बार नहीं हुआ, पहले भी बहुत बार हो चुका है। आदमी समझता है क्योंकि उसके साथ भी। आदमी लड़के का साथ इसलिए नहीं देता क्योंकि वो जानता है कि वो लंबे समय तक लड़के का सहारा नहीं बन सकता। जब उसने लड़के को कल को अकेले छोड़कर जाना ही है तो फिर आज उसका साथ देकर क्या फायदा। वो आज से ही अपनी ये लड़ाई अकेले ही शुरू करे। और दूसरा कारण है कि समाज की ये नफरत, ये घृणा का दौर उस आदमी ने बहुत ही मुश्किल से पार किया है। अब वो दोबारा इस सब में नहीं जाना चाहता। वो खुद तो लड़के का सहारा नहीं बन सकता, पर लड़के को समझाने के लिए वो किताब छोड़कर जाता है। किताब का शीर्षक है साउथ ऑफ द बॉर्डर, वेस्ट ऑफ द सन। दक्षिण की सीमा का अर्थ है असीमित संभावनाएं और उम्मीदें। पश्चिम के सूरज का अर्थ है नाउम्मीदी, अंत, अंधेरा, मौत, क्योंकि वहां जाकर सूरज डूब जाता है। किताब के अंदर की कहानी का अर्थ है कि गुजरा हुआ कल बार बार तेज रफ्तार के साथ हमारे सामने आता रहता है। हमने जो कुछ भी किया उसके पछतावे देकर वो हमें बार बार डराता रहता है, हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता, पर साथ में वो जीवन को बदल देने वाले महान परिणाम और सबक भी लेकर आता है और हमारे अंदर एक महान स्थायी आदर्श प्रेम पाने की इच्छा पैदा करता है। चाहे किताब के नाम की बात करें या फिर उसके अंदर की कहानी की, दोनों का अर्थ एक ही है कि आपके सामने विकल्प मौजूद हैं। कुछ निराशावादी और कुछ आशावादी चुनाव आपको करना है। वैसे ये किताब जापानी लेखक की लिखी हुई है। एक और शाम की शुरुआत हो चुकी है, स्टेशन आ गया है, ट्रेन रुक गई है। लड़का आज बहुत ही खुश और उत्साहित है। आज ट्रेन का डब्बा बिल्कुल खाली है और लड़का उसी सीट पर बैठा है जहां पर वो आदमी रोज बैठता है। लड़का बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रहा है पर वो आदमी आया ही नहीं। लड़का बहुत ज्यादा उदास और निराश हो जाता है। वो खुद को संभालता है, गहरी सांस लेता है और अचानक से उसकी नजर वहां पड़ती है जहां पर वो रोज बैठता है, वही कोने वाली सीट पर जैसे ही वो वहां देखता है थोड़ा शर्मा जाता है और खुश हो जाता है क्योंकि आदमी आज उसकी सीट पर बैठा है। जैसा कि उनका रोज का सिलसिला है, नजरों का मिलना और नजरअंदाज कर देना। लड़का उसे देखकर खुश हो रहा है पर आदमी परेशान है। आदमी उठता है, लड़के के पास जाता है। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर लड़का नर्वस होने लगता है। लड़के को लग रहा था कि वो उसके पास आकर बैठेगा, आखिरकार पहली बार उनकी बात होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो उसके पास से गुजर जाता है और उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। एक दो बार लड़का नजरें चुराकर उसकी तरफ देखता है, फिर वो दरवाजे के पास चला जाता है। ट्रेन रुकती है और वो उतर जाता है। इस बार लड़का उसे हर बार की तरह देखता नहीं रहता, बस पल भर के लिए देखता है और फिर अपनी आंखें बंद कर देता है। वो थोड़ा उदास था। आइए आगे बढ़ने से पहले इस शाम को भी समझ लेते हैं।
लड़का बहुत खुश था। उसके भविष्य के सपनों और आशाओं में आदमी की जगह बन चुकी थी। हमेशा की तरह आदमी इस बात को भी अच्छे से समझ रहा था। इसलिए पहली बार हिम्मत जुटाकर वो लड़के के पास जाता है और उसे कुछ दिखाता है, और वो था उसका हाथ, और उसकी हाथ की रिंग फिंगर में उसने पहनी हुई थी अंगूठी, जिसका मतलब है कि आदमी या तो शादीशुदा है या फिर उसकी मंगनी हो चुकी है। और अंगूठी दिखाने का मतलब ये है कि आदमी उस लड़की को नहीं छोड़ सकता। अगर आपको याद हो तो जब भी लड़के की तरफ वो बढ़ने की सोचता था तो वो अपनी अंगूठी को घुमाता था। मतलब साफ था कि अगर वो लड़के की तरफ बढ़ना चाहता है, लड़के के साथ रहना चाहता है, तो उसे इस लड़की को छोड़ना होगा जो उसके जीवन में है। वो अंगूठी तो घुमाता था, उतारने की कोशिश तो करता था, पर कभी भी उतार नहीं पाया। लड़के के साथ केवल उसे संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, लड़की के साथ उसे सम्मान मिलेगा। एक तरफ उसके मन की खुशी है, एक तरफ सामाजिक। लड़के को अंगूठी दिखाने का मतलब ये था कि आदमी के जीवन में एक लड़की है जिसे वो नहीं छोड़ सकता। तो क्या लड़का आदमी को इस लड़की के साथ इसी तरह से, इसी रूप में स्वीकार कर सकता है? भविष्य के सपने और उम्मीदें सजाने से पहले लड़का इस बात को अच्छे से समझ ले, जान ले, और लड़का इस बात को जानने के बाद दुखी हो जाता है। आदमी कोई 20-22 साल का लड़का नहीं है, उसके पास समय नहीं है। समाज और परिवार की तरफ से उस पर शादी के लिए दबाव है। भले ही उसे लड़के अच्छे लगते हों, भले ही उसे लड़के पसंद हों, पर वो सिंगल नहीं रह सकता। आदमी की प्रकृति, उसकी चाहत, उसकी सेक्सुअलिटी, उसकी इच्छा उसे मजबूर कर रही है, लड़के की तरफ उसे खींच रही है। उसका परिवार, ये समाज, ये कानून उसे जबरदस्ती लड़की की तरफ धकेल रहा है। एक नई शाम की शुरुआत होती है। दोनों ने अपना अपना सामान अपनी अपनी सीट पर रखा हुआ है, वही कोने वाली सीट और दरवाजे के पास वाली सीट। लड़के का ध्यान फिर से आदमी के हाथ में पहनी हुई अंगूठी की तरफ बढ़ता है। लड़का देखकर नजरअंदाज कर देता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे दरवाजे के पास। आदमी लड़के की तरफ अपना हाथ और लड़का आदमी की तरफ अपना कदम बढ़ाने वाला था, पर दोनों फिर से पीछे हट जाते हैं। अचानक से ट्रेन में अंधेरा होता है। आदमी लड़के के हाथ को छूता है, पर जैसे ही उजाला होता है, खाली डिब्बा होने के बावजूद भी आदमी अपना हाथ हटा लेता है। आदमी को लड़का थोड़ा असहज महसूस होता है, इसलिए वो अपना हाथ वहां से हटाकर हैंडल पकड़ लेता है। आदमी लड़के के सामने अपना पक्ष रख चुका है, अब फैसला लड़के के हाथ में है। आदमी लड़के की तरफ बढ़ता है। आदमी ने अपने हिस्से की आधी दूरी पार कर ली है, अब लड़के की बारी है। फैसला लड़के के हाथ में है। हर चीज से अपना हाथ छुड़ाकर लड़का आदमी की तरफ बढ़ना चाहता है, बढ़ने की कोशिश करता है, पर बढ़ नहीं पाता। आदमी की नजरें लड़के के कदमों की तरफ टिकी हुई हैं, कभी वो उसके पैरों की तरफ तो कभी उसके चेहरे की तरफ देख रहा है। लड़का अभी भी कोशिश कर रहा है, पर आगे नहीं बढ़ रहा। आदमी को बेचैनी हो रही है क्योंकि स्टेशन आने वाला है। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो चुकी है क्योंकि स्टेशन आ चुका है। आदमी अपना हाथ और उम्मीद दोनों छोड़ देता है। इस बार दोनों एक साथ एक ही स्टेशन पर उतरते हैं, एक दूसरे को देखते हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ते हैं। जब भी दरवाजा आता, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और अंत में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और उनके बीच में से ट्रेन गुजरती जा रही थी। ये फिल्म 2019 में बनाई गई थी। 2018 में आज़ादी के 71 सालों के बाद भी हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को नकार दिया था। सिसक इन अनकही प्रेम कहानियों के लिए चुपचाप आवाज उठाने के लिए बनाई गई। वही बहुत सारी अनकही प्रेम कहानियां जो कभी आवाज नहीं ढूंढ पाई, कुछ कहने में असफल रहीं। आइए आखिरी शाम को भी हम समझ लेते हैं। बाकी सारी बातें मैंने स्पष्ट कर दी थी, पर अंत में लड़का और आदमी जो एक दूसरे के समानांतर चल रहे थे, यानी कि बराबर चल रहे थे, उसका मतलब है कि अब लड़का भी इसी प्रकार यानी कि आदमी की तरह ही अपनी छोटी जिंदगी गुजारेगा। परिवार, समाज और कानून के हाथों मजबूर होकर आदमी की तरह ही वो अपना पहले करियर बनाएगा, फिर शादी करेगा, वो भी किसी लड़की से। और अंत में जब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, उनके बीच में से ट्रेन गुजर रही थी, उसका मतलब था ट्रेन है जिंदगी जो ऐसे ही बिना रुकावट तेजी से गुजर जाएगी। लड़का अपने आने वाले कल के सामने खड़ा है और आदमी अपने गुजरे हुए। लड़के का आज आदमी का गुजरा हुआ कल है और
आदमी का आज, लड़के का आने वाला कल। अंत में जो कानून की बात की है उससे समाज की कुछ ज्यादा सोच नहीं बदलती। बाल विवाह गैर कानूनी है, पर अभी भी कुछ लोगों का बाल विवाह होता है, कभी बच्चों की इच्छा से तो कभी माँ बाप की। पर ऐसा वो लोग करते हैं जिन्हें इनकी जरूरत नहीं, पर कुछ लोगों को कानून की सख्त जरूरत होती है। कुछ ऐसे लोग जिन्हें समाज में भले ही स्वीकारता ना दिलवा सके, पर कानून इज्जत जरूर दिलवा सकता है। कत्ल कर सजा काट कर आने वाले व्यक्ति को परिवार और समाज की तरफ से शायद स्वीकार कर दिया जाए, पर एक होमोसेक्सुअल पर्सन या LGBT कम्युनिटी के व्यक्ति को शायद कभी नहीं। कानून बनने से भले ही हर जगह पर नहीं, पर कहीं ना कहीं उन्हें काम जरूर मिल जाएगा। सिंगल पर्सन को भले ही समाज स्वीकार कर ले, पर होमोसेक्सुअल रिश्ते में होने वाले व्यक्ति को शायद बिल्कुल नहीं। आइए अब शुरुआत में चलते हैं। इन दोनों लाइनों का असली मतलब और मकसद अब समझते हैं। जब हम ऐसे व्यक्ति पर गुस्सा करते हैं तो वो गुस्सा नहीं होता, असल में वो होता है डर। और जब हम उसे कहते हैं कि तुम गलत हो, अप्राकृतिक हो, अस्वीकार हो, उसका असली मतलब होता है कहीं तुम्हारी देखा देखी हमारा भी बच्चा तुम्हारे जैसा न बन जाए। आज अगर तुम्हें स्वीकार कर दिया तो कल को अगर हमारा बच्चा उठकर ऐसी कोई बात करेगा तो हमें उसे भी तो स्वीकार करना पड़ेगा। पर नहीं, हमें हमारा वंश बढ़ाना है। पता नहीं हमारे ऐसे कौन से ऐतिहासिक राजसीय वंश हैं जिसके उत्तराधिकारी के साथ बहुत सी आम जन प्रजा की उम्मीदें और जिंदगी जुड़ी है, जिन्हें आगे बढ़ाना जरूरी है। इतना ज्यादा जरूरी कि उसे आगे बढ़ाने वाले की जिंदगी ही बर्बाद कर देते हैं। वो सारी जिंदगी झूठ में जीता है, आप उसका दम घोट देते हो। क्या आपने इंसान के अलावा और किसी जीव के बच्चों को देखा है जो कभी खुद में ही कैद होकर सारी जिंदगी गुजार दें? अब दूसरी लाइन की बारी है कि हम शब्द बोलने में असमर्थ हो जाते हैं, जैसे गूंगे हो जाते हैं। इसी डर के चलते हम सब कुछ जानते समझते हुए भी कि क्या सही है क्या गलत है, हम गलत हैं या वो गलत है, फिर भी हम कुछ नहीं कहते, एक शब्द तक नहीं बोल पाते। मैंने ये फिल्म पहले भी देखी हुई है, काफी साल पहले, पर इसकी हाल ही में मुझे रिक्वेस्ट आई थी इसे एक्सप्लेन करने की। इसकी रिक्वेस्ट देखते ही मैंने तय कर दिया था कि मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। पर नए साल के दिन अक्सर लोग न्यू ईयर रिवॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि एक तरह से नए साल में हम कोई क्रांतिकारी कदम करेंगे, और अक्सर ये क्रांति होती है वजन घटाने की, पतले होने की। वैसे यहाँ पर मुझे बहुत सारी बातें आ रही हैं जिससे मैं इस वीडियो को फनी बना सकती हूँ, पर नहीं, ये कोई फनी टॉपिक है ही नहीं। पर आज मैं आप सबके सामने न्यू ईयर रिवॉल्यूशन लूंगी, और वो है ये दूसरी लाइन। मैं ऐसे लोगों के लिए बोलूंगी जिनको ये समाज अस्वीकार करता है, वो भी बिना किसी अपराध के। अगर वो नहीं बोल सकते तो मैं उनकी आवाज बनूंगी। एक नहीं बल्कि बहुत सारे शब्द बोलूंगी। कोई करे ना करे, मैं उन्हें स्वीकार करूंगी, चाहे वो कल को मेरा खुद का बच्चा क्यों ना हो। और वो सिर्फ LGBTQIA कम्युनिटी के लोग नहीं, बल्कि ऐसे हर एक व्यक्ति की जिसका कोई अपराध नहीं, जिसका कोई दोष नहीं, और उसे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस न्यू ईयर पर ये रिवॉल्यूशन जरूर देंगे। ये फिल्म YouTube पर फ्री में अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका और मेरा नजरिया अलग अलग हो। आर्ट की यही खासियत होती है कि ये हर एक व्यक्ति की समझ में अलग तरीके से आता है, और ये आर्ट का मास्टरपीस है। और हो सकता है कि उन दो लाइनों का मतलब भी हर कोई अलग अलग निकाले, शायद मेरा मतलब लेखक के मतलब से अलग हो और आपका कुछ और ही हो। ये बेहद खूबसूरत है, इसलिए देखना तो बनता है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, पर मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं वही देना चाहती हूँ जिसे मैं पूरा कर सकूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रिकमेंडेशन है जो 1 या 2 पार्ट्स में पूरी हो सकती है तो जरूर दीजिएगा। फिल्म देखिएगा और जिसको जरूरत है उसकी आवाज भी बनिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।